Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फायदा इनको दोबारा पढ़ने से. I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. Study IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा. And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. आज से हम नई शुरुआत करेंगे कहाँ से? सर्वोच्च न्यायालय से. तो आइए सर्वोच्च न्यायालय शुरू कर लें, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय करेंगे और फिर जुडिशरी खत्म होते के साथ एक आध आर्टिकल 148 वगैरह जो बच जाएगा उसको खत्म करके ये पांचवा और छठा भाग खत्म कर लेंगे. अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर और अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं सूचनाएं देते रहता हूं और वहां स्टडी IQ IAS हिंदी पर जितने महत्वपूर्ण प्रोग्राम हैं उनको मैं भेजते रहता हूं. तो आप चाहें तो वहां मुझसे जुड़ सकते हैं. आइए आर्टिकल 124 से शुरू करते हैं. भाग 5 में हम वापस लौट रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, संघ की न्यायपालिका. तो भाग 5 का अध्याय 4 है संघ की न्यायपालिका, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक, जो हम छोड़कर चले गए थे भाग 6 पर, राज्य पर, क्योंकि एक साथ संसद, राज्य का विधानमंडल, ये पढ़ना ज्यादा आसान है और बाकी जो प्रोविजंस हैं, एग्जीक्यूटिव जो है कार्यपालिका, केंद्र के स्तर पर, संघ के स्तर पर और राज्य के स्तर पर, तो वो हमने एक साथ पढ़ लिया. आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन. भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा. ठीक है. तो 124 का एक कहता है नंबर ऑफ जजेस के बारे में, और नंबर ऑफ जजेस के बारे में जो मूल संविधान था उसमें CJI के अलावा 7 न्यायाधीशों का जिक्र था कि एक CJI और प्लस 7 न्यायाधीश होंगे. ठीक है. CJI प्लस, CJI का मतलब क्या हुआ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और प्लस 7. और इसी एक्ट में क्या कह रहा है कि जब तक संसद किसी एक्ट के द्वारा, विधि के द्वारा अधिक संख्या नहीं कर देती है तब तक मैक्सिमम 7 से अनधिक, मतलब 7 से अधिक नहीं, तो एक CJI प्लस मैक्सिमम 7 न्यायाधीशों से मिलकर क्या बना है? भारत का एक उच्चतम न्यायालय बनेगा. ठीक है. फिर क्योंकि कहा है कि संसद जब तक विधि द्वारा अधिक संख्या विहित ना कर दे, तो संसद ने ऑलरेडी विधि बनाई है न्यायाधीशों की संख्या. ठीक है. के लिए एक्ट बना हुआ है. इस एक्ट में 2019 में जो लेटेस्ट संशोधन हुआ है उसके हिसाब से CJI और प्लस 33 न्यायाधीश अभी स्ट्रेंथ है, मतलब टोटल 34 का स्ट्रेंथ इस समय है. ठीक है. सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या यानी नंबर ऑफ जजेस, अमेंडमेंट एक्ट 2019. इसके जरिए अब के डेट में CJI प्लस 33 अभी स्ट्रेंथ है, 34 का टोटल स्ट्रेंथ. ठीक. तो ये 124(1) में कहा गया है. अब आ जाइए 124(2) में. देखिए 124(2) अनुच्छेद 124 क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करता है. अब इसमें एक बात समझिए कि ये जो आप देख रहे हैं बेयर एक्ट, ये अभी का है, और इसमें 99वें संविधान संशोधन के बाद, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के बाद जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है वो बदलाव हुआ है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में. 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 2014, इसके जरिए
NJAC आपने नाम सुना होगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है, या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का प्रावधान किया गया और इस प्रावधान के जरिए संविधान में संशोधन किया गया। ठीक है, इस एक्ट के जरिए संविधान में संशोधन किया गया। एक एक्ट भी ले आया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, NJAC एक्ट 2014 में ही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 को असंवैधानिक घोषित कर दिया और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो अभी की डेट में स्थिति 2014 वाली है। 2014 में जब 99th अमेंडमेंट हुआ उसके पहले वाली ही स्थिति है। ठीक है, जैसे न्यायाधीशों के नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम सिस्टम अभी भी जारी है, जबकि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के जरिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी थी। 6 सदस्यीय आयोग बनाने का प्रावधान था। इस 6 सदस्यीय आयोग में कौन लोग थे? अब इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक तो घोषित कर दिया, लेकिन यह आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। NJAC या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 6 सदस्यीय आयोग है या था कहिए, अब तो इसका कोई अभी दूर दूर तक दिख नहीं रहा। इस 6 सदस्यीय आयोग की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं CJI, फर्स्ट मेंबर और अध्यक्ष। चेयर करेगा कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेकंड में जो 2 और मेंबर हैं, ये 2 सीनियर मोस्ट वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज, 3 मेंबर हो गए। ठीक है, चौथा मेंबर इसमें है, वो है लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत का कानून मंत्री। 4 मेंबर हो गए। और 2 और मेंबर जो प्रख्यात विधिवेत्ता हों, पारंगत विधिवेत्ता हों, 2 प्रख्यात विधिवेत्ता ना हो, प्रख्यात हस्तियां हों। ठीक है, 2 प्रख्यात हस्तियां हों, एमिनेंट पर्सन्स हों। यही आयोग की संरचना है। 6 सदस्यीय आयोग की संरचना क्या थी? पहला, चेयर करने वाला मेंबर और प्रथम मेंबर है CJI, फिर 2 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के, फिर कानून मंत्री चौथा सदस्य था, और 2 प्रख्यात हस्तियां इसमें और होंगी। इन 2 प्रख्यात हस्तियों में से एक पर्सन जो होंगे वो SC या ST या OBC या माइनॉरिटीज या फिर महिला, इनमें से आना चाहिए। और इन 2 हस्तियों के 2 जो एमिनेंट पर्सन्स हैं, इनके लिए एक क्लॉज था कि ये 3 वर्ष के लिए आयोग के सदस्य बनेंगे और दोबारा सदस्य नहीं बनेंगे, दोबारा सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होंगे, दोबारा पात्र नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 6 सदस्यीय आयोग 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जो प्रावधान किया गया था 2014 के जरिए, उसमें जिस 6 सदस्यीय आयोग की व्यवस्था की गई थी वो यही थी। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया? इनवैलिड करार दिया, और इस समय जो एक्ट बना हुआ था NJAC एक्ट, उसको भी इनवैलिड करार दिया। तो आज की डेट में क्या स्थिति है? पहले वाली स्थिति है। NJAC का ये 6 सदस्यीय आयोग न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता, बल्कि कॉलेजियम सिस्टम जो अभी तक चला आ रहा था उसी से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ठीक है, बात स्पष्ट है। दूसरी बात यह है कि बेयर एक्ट अगर उठाइएगा तो अभी सारे एक्सप्रेशन में आपको दिखेगा NJAC के बारे में। जैसे अभी हमने देखा ना कि यहां क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 124 का में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर, ये अब काट दीजिए, इनवैलिड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड करार दिया है। लेकिन अभी इसे हटाया नहीं गया है, इसे हटाने के लिए एक और अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर हटेगा, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि इनवैलिड है। संसद के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इसको हटाना पड़ेगा, तो ये अभी हटा नहीं। ठीक है, तो अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के पहले की क्या स्थिति थी, वही वाली स्थिति को हमें पढ़ना है।
और एनजेएससी के बारे में भी आपको जानना है, क्योंकि इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें एक और चीज आपको समझना है। ये जो दो एमिनेंट पर्सन्स हैं, इसमें एक तो आपने समझ लिया कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी या फिर विमेन में से एक सदस्य होगा, और दूसरा इनको चयन करने के लिए 3 मेंबर्स की कमेटी बनेगी जो इसका चयन करेगी, 3 मेंबर कमेटी। और इन 3 मेंबर की कमेटी में कौन कौन रहेगा? इन 3 मेंबर की कमेटी में रहेंगे प्रधानमंत्री, ठीक है, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और प्लस लोकसभा में विपक्ष के नेता। बड़ा लिख दो, बढ़िया, ठीक है। एनजेएसी ये आपको नोट करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से ये आपकी किताब में नहीं है शायद, तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एनजेएसी की संरचना 6 सदस्यीय, सीजेआई चेयर करेंगे, प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के, 3 मेंबर होंगे। चौथा मेंबर हो गया लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री, और 2 एमिनेंट पर्सन्स। 2 प्रख्यात हस्तियों को चुनने के लिए एक कमेटी बैठेगी जो कि 3 सदस्यीय कमेटी। इन 3 सदस्यीय कमेटी में एक हो गया प्रधानमंत्री, एक हो गया सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और लोकसभा में विपक्ष के नेता। अगर मान लीजिए कि लोकसभा में विपक्ष का नेता कोई भी नहीं है, तो जो सबसे बड़े दल का, विपक्ष में जो सबसे बड़े दल के नेता को इसमें रखा जाएगा, सबसे बड़े दल के नेता को। अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता मौजूद नहीं है तो, स्पष्ट है। तो इस तरह की पूरी संरचना थी जिसको इनवैलिड करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। चल, यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी आईक्यू लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, आईजीपी, अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। अब क्या कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, और एनजेएसी के पहले जो प्रोविजन था उसके हिसाब से प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा, प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। किसके कहने पर करेगा? सुप्रीम कोर्ट के तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर। ठीक है, उनसे परामर्श लेकर। और दूसरा था कि सीजेआई को छोड़कर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़कर बाकी न्यायाधीशों का जब भी अपॉइंटमेंट होगा उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श सदैव लिया जाएगा।
तो ये स्थिति थी कब की? 2014 के पहले की, जो प्रैक्टिकली अभी भी यही है। क्यों? क्योंकि 99th अमेंडमेंट अब इनवैलिड है। तो इसमें क्या कहा गया है कि भाई राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के परामर्श द्वारा करेगा और अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। ठीक। और फिर आगे लिखा हुआ था कि लेकिन सीजेआई को छोड़कर बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति में हमेशा सीजेआई का परामर्श लिया जाएगा। ठीक है। कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। किसी न्यायाधीश को हटाने के संबंध में खंड 4 में दिया गया है कि क्या प्रोविजन है, उसी रीति से पद से हटाया जा सकेगा। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। तो 124 में इतनी सारी बातें हैं। 124 का 2 हमने देखा कि 124 का 2 जो 2014 के पहले का टेक्स्ट था, इसमें राष्ट्रपति को कहा गया है न्यायाधीश, प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के सलाह पर या परामर्श पर, और दूसरा कि अन्य न्यायाधीशों को, सीजेआई को छोड़कर जो अन्य न्यायाधीश हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए सीजेआई का परामर्श सदैव होगा। अब असली समस्या इस परामर्श पर है और यहीं से कॉलेजियम सिस्टम को आपको समझ लेना है। परामर्श शब्द में का क्या मतलब निकाला जाए? परामर्श का मतलब ये है कि पहला सवाल तो यही बन रहा है कि ये परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है या फिर नहीं है। ठीक है। यानी न्यायाधीशों ने जो न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, नेक्स्ट जज की नियुक्ति के लिए अगर कोई परामर्श दिया है तो क्या राष्ट्रपति को मानना है, वो बाध्यता है या फिर नहीं है। यही बात हुई। तो अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। 3 केसेस आपको इसमें याद रखने होंगे। फर्स्ट जजेस केस, जजों का पहला मामला। ठीक है। फर्स्ट जजेस केस 82, सेकेंड जजेस केस 1993 और थर्ड जजेस केस 1998। ये 3 मामले आपको याद रखने हैं। 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने, फर्स्ट जजेस केस 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो परामर्श दिया जा रहा है ये बाध्यकारी नहीं है। मतलब न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो परामर्श दिया गया है वो बाध्यकारी नहीं है, राष्ट्रपति माने या फिर ना माने। लेकिन 1993 में सुप्रीम कोर्ट का सेकंड जजेस केस में मामला चेंज हो गया, रुख चेंज हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजेआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज मिलकर नियुक्ति के लिए परामर्श देंगे। ठीक है। और इस परामर्श में सीजेआई का परामर्श सबसे ऊपर होगा। यानी ये 2 जो सीनियर मोस्ट जज हैं अगर उस पर सहमत नहीं भी हैं, उस नाम पर जिसको नियुक्त करना है, और सीजेआई सहमत है, तो ये मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। इसका मतलब यहीं से कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम प्रणाली यहीं से इस्टेब्लिश होता है। इस्टेब्लिश इन द सेंस कि बाध्यकारी कर दिया गया ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसका मतलब अब आप न्यायाधीशों द्वारा दी गई सलाह के आधार पर ही न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे। अब राष्ट्रपति का इसमें कोई रोल नहीं है, जिसका टेक्निकल मतलब क्या है, सरकार का कोई रोल नहीं बचा। भाई सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट न्यायाधीश, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, इन तीनों ने मिलकर एक नाम डिसाइड किया है कि इनको न्यायाधीश बनाना है और उस पर राष्ट्रपति को सलाह मानना बाध्यकारी है। साथ ही यह भी कह दिया कि अगर सीजेआई ने जिस नाम पर अपना मन बनाया है, अगर ये 2 लोग उससे सहमत नहीं भी हैं तब भी उसी को मानना पड़ेगा। तो ये सेकंड जजेस केस में एक कॉलेजियम बन गया जिसमें सीजेआई का सबसे ज्यादा रोल है।
लेकिन तीसरा जो जजेस केस है वो बेसिकली केस नहीं है, ये राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी गई थी। तो अभी हम आर्टिकल 143 में आगे पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक सलाहकारी अधिकारिता है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 143 के तहत। तो अभी के लिए बस इतना समझिए कि आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ विषयों पर राय मांगी थी, सलाह मांगी थी। और आर्टिकल 143 जब हम पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये पूरा प्रावधान ही इसीलिए किया गया है कि किसी ऐसे विधि के प्रश्न पर या फैक्ट के प्रश्न पर जहां राष्ट्रपति को लगे कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली जाती है। और ऐसी सलाह जब मांगी जाती है तो 5 जजेस बेंच कम से कम बैठता है, मतलब जो संवैधानिक पीठ जब बैठती है तो 5 जजों का बेंच कम से कम बैठता है। वैसे ही जब आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट राय मांगता है, सलाह मांगता है, तो उसमें भी कम से कम 5 जजेस की बेंच बैठती है। तो 1998 वाला जो था ये केस नहीं था, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, ये दोनों केस थे, मुकदमे थे। लेकिन इसको जिसको थर्ड जजेस केस कहा जाता है वो दरअसल राष्ट्रपति द्वारा के आर नारायणन साहब ने मांगा था, यानी कि सरकार द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मतलब सरकार के द्वारा मांगा गया था, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा गया था, सलाह मांगी गई थी आर्टिकल 143 के तहत। और उसमें पूछा गया था कि क्या सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी लोगों की राय का महत्व दिए बगैर, बिना महत्व के किसी का नाम सुझाए तो क्या किया जाना चाहिए, उसमें क्या यही व्यवस्था जारी रहेगी? कॉलेजियम सिस्टम पर बेसिकली सवाल उठाया गया था। तो उस सवाल पर परामर्श को सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जजेस केस में क्लियर किया। और क्लियर करते हुए क्या कहा? थर्ड जजेस केस 1998। पहला बात, कंसल्टेशन या फिर परामर्श एक व्यक्ति का नहीं है, ठीक है, पूरे कॉलेजियम का है। मतलब कॉलेजियम में शामिल जितने लोग हैं उनका परामर्श है, सिर्फ सीजेआई का नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के मिलेंगे और वो नियुक्ति के लिए नाम बताएंगे किसको नियुक्त करना है। तो अब ये कॉलेजियम हो गया 1998 में सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस का, जो आज तक चला आ रहा है, ठीक है। तीसरी बात, सीजेआई की राय का महत्व, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श का महत्व उतना ही है जितना इन जजेस का है, यानी बाकी के बराबर है। 1993 में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि कॉलेजियम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 जजेस का है, लेकिन अगर वो 2 जज सहमत नहीं भी हैं तो भी सीजेआई द्वारा सुझाया गया नाम मान लेना है। लेकिन 1998 में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए इस मामले में। जब राष्ट्रपति ने इस बारे में राय ली तो कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जजेस केस में दिया 1998 में। उसमें पहला यही है कि परामर्श एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे कॉलेजियम का है। दूसरा, सीजेआई और प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस का कॉलेजियम होगा। तीसरा, सीजेआई के परामर्श का महत्व बाकी के बराबर है। चौथा, अगर इन जो 5 मेंबर है ना सीजेआई प्लस 4, इनमें अगर 2 सदस्य किसी नाम पर सहमत नहीं है तो उस नाम की सिफारिश नहीं की जाएगी, ठीक है। यही प्रावधान एनजेएसी में भी था। एनजेएसी में जो 6 सदस्यीय मेंबर्स का आयोग बना था उसमें भी 2 सदस्यों के वीटो कर देने पर
2 सदस्यों के वीटो कर देने पर उस नाम की सिफारिश नहीं करने का प्रावधान था। और यह प्रावधान 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि भाई 2 सदस्य अगर किसी नाम पर सहमत नहीं है CGI+4 में से तो उसकी सिफारिश नहीं की जाएगी। बात स्पष्ट है? ठीक है, तो आज की स्थिति में क्या है, कॉलेजियम सिस्टम ही है और 1+4 का कॉलेजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट के मामले में। साथ ही अभी भी कॉलेजियम सिस्टम के हिसाब से ही नियुक्तियां करनी होती है। तो ये 3 जजेस के केस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें दे रहा है कि 65 वर्ष की आयु तक जब तक वो प्राप्त नहीं कर सकता है तब तक वो न्यायाधीश पद धारण करेगा। इसका मतलब लोअर रेंज ऑफ एज नहीं दिया गया है, मैक्सिमम रेंज ऑफ एज दिया गया है। 65 साल तक की आयु तक वो न्यायाधीश के पद पर रहेगा। यह नहीं बताया गया है कि कितने वर्ष का व्यक्ति, कम से कम कितने वर्ष का व्यक्ति क्या होगा, इसमें बनेगा। ठीक है, इसमें बहुमत की बात नहीं, इसमें आम सहमति के, कॉलेजियम सिस्टम आम सहमति के आधार पर, बहुमत के आधार पर नहीं बल्कि आम सहमति के आधार पर निर्णय लेगा। ठीक है, चलिए अब कैसे वो हटेगा, परंतु में लिखा हुआ है कोई न्यायाधीश चाहे तो रिजाइन कर सकता है। रिजाइन तो सारे लोग कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति को रिजाइन करेगा वो। न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, आपकी किताब में भी लिखा हुआ है अगर, या कहीं भी लिखा हुआ है इसके लिए टर्म अगर महाभियोग, तो वो आपको कहीं भी फॉर्मली नहीं लिखना है अपने आंसर में। महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल किया गया है संविधान में, इम्पीचमेंट जिसको आप कहते हैं। यहां आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया ही लिखनी पड़ेगी। तो खंड 4 अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे हटाना है न्यायाधीश को। फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। यह बाद में जोड़ा गया है और इसलिए जोड़ा गया है, इस सवाल पर जोड़ा गया है कि भाई ठीक है 65 साल तक सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो अपने पद पर रहेगा, लेकिन कभी अगर ऐसा विवाद आ गया कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, ठीक है, उसका एज ही बहुत डाइसी है। डाइसी इन द सेंस हो सकता है वो सही नहीं है, उसने अपनी सही उम्र नहीं बताई है। इसलिए न्यायाधीशों के आय को जांचने के लिए ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित किया जाएगा जो संसद एक्ट बनाकर जांचने की व्यवस्था करे, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु की जांच की जाएगी ऐसे। ठीक है, फिर एलिजिबिलिटी है, अर्हता। कब अर्हता होगी? एक, वो भारत का नागरिक है, ऑब्वियसली भारत का नागरिक हुए बगैर कैसे होगा। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। यहां ध्यान क्या रखना है? लगातार। ठीक है, मतलब किसी एक हाई कोर्ट में या 2 हाई कोर्ट में या 2 से ज्यादा हाई कोर्ट में, बेसिकली हाई कोर्ट्स में, ठीक है, हाई कोर्ट्स में लगातार कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, पहला। ठीक है, दूसरा, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तो क्या हुआ? हाई कोर्ट्स में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक वकील रहा हो। ठीक है, यहां इसके नीचे वाला हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले क्या पढ़ेंगे, ये स्पष्टीकरण। कह रहा है कि किसी व्यक्ति के अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वो अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिस दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात ऐसा न्यायिक पद धारण किया हो जो जिला न्यायाधीश के पद से अवर नहीं है। इसका मतलब कि जो हाई कोर्ट्स में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक वकील रहा हो, इस वकील रहने के टेन्योर में वो भी शामिल है जब वो
जिला न्यायाधीश में कम से कम जिला न्यायाधीश के तौर पर काम किया हो, जिला न्यायाधीश के नीचे नहीं, कम से कम जिला न्यायाधीश के स्तर पर उसने काम किया हो। मतलब पहले वाले क्लॉज में क्या है, हाई कोर्ट में लगातार, हाई कोर्ट 1 या 2 या 3 जितने भी हो, लगातार कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो। ध्यान रखिए, यहां जिला न्यायाधीश तो है नहीं, हाई कोर्ट्स में न्यायाधीश रहा हो। लेकिन दूसरे में जो जिला न्यायाधीश लेवल के लोग हैं उनको इस क्लॉज में शामिल किया गया है। हाई कोर्ट्स में 1 या 2 या उससे ज्यादा जो भी हो, हाई कोर्ट्स में लगातार कम से कम 10 साल तक वकील रहा हो। और वकील रहने में शामिल है कि अगर वो इस 10 साल में 6 साल मान लीजिए वकील रहा हो, ठीक है, और 4 साल जिला न्यायाधीश रहा हो, तो ये जिला न्यायाधीश वाला टेन्योर भी इसमें शामिल है। तो 6 + 4 10 हो जाएगा। बात स्पष्ट है? तो ये स्पष्टीकरण में दिया गया है। फिर कह रहा है किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ये तो हो ही गया, खैर। और तीसरा है राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। ठीक है, तो 3 ही क्लॉज हैं। तीसरा पारंगत विधिवेत्ता, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। बात समझ आ गई? फिर स्पष्टीकरण आपने समझ लिया। फिर है उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। ये वाला आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, एक और बात ध्यान रखिएगा, यहां उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए इन तीनों में से एक भी अगर है तो बन जाएगा। यहां ध्यान क्या देना है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी दिया हुआ है भारत के नागरिक के अलावा कि हाई कोर्ट्स में लगातार कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश हो या और नहीं, ये तीनों नहीं होना चाहिए, या हाई कोर्ट्स में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक वकील हो और वकील में वो वाला टाइम भी शामिल है जब वो जिला न्यायाधीश के स्तर पर कम से कम काम किया हो। फिर दिया है या पारंगत विधिवेत्ता हो। किसकी नजर में? राष्ट्रपति की राय में, प्रेसिडेंट की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो कहने का मतलब कि अगर सिर्फ ये भी है, तीसरा वाला राष्ट्रपति की राय में कोई अगर पारंगत विधिवेत्ता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए एलिजिबल है। यह अलग बात है कि आज तक कोई भी पारंगत विधिवेत्ता न्यायाधीश नहीं बन पाया है। क्यों? क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम लागू है। ठीक है, ये संविधान में तो लिखा हुआ है, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम है तो सरकार कितना भी नाक रगड़ ले, किसी पारंगत विधिवेत्ता को सुप्रीम कोर्ट बनने नहीं देगा। ठीक है, चलिए, तो ये या वाला पॉइंट भी आपको ध्यान पे रखना है। कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर देना चाहिए, ये अलग तरह का एक डिबेट है और इस पर कभी हो सकता है सवाल जरूर पूछ ले। ठीक है, इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, या क्यों कर देना चाहिए। ठीक, चलिए, तो एक मसला ये है कि भाई कैसे हटाया जाता है। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, आपको पता होना चाहिए। क्या क्या कीवर्ड्स हैं? पहला, हटाने का आधार क्या दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का आधार क्या है? दिया हुआ है साबित कदाचार और असमर्थता। ठीक, सॉरी, और नहीं, या साबित कदाचार या असमर्थता।
इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर जो कि साबित हो, यही आधार बताया गया है। ठीक है, तो पहला आपको क्या करना है, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जाएगा, ये 2 लिखा हुआ है। फिर प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से ऐसा समावेदन या प्रस्ताव पास कराना होगा, फिर उसी सत्र में कराना होगा। अब सवाल यह है कि साबित कदाचार कैसे पता चलेगा भाई, कदाचार को जांच करना पड़ेगा ना, तब जाकर पता चलेगा। तो ये देखिए 5, खंड 4 के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जांच के लिए और उसे साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी कौन, संसद। इसका मतलब खंड 4 में दिया हुआ है कि भाई आधार साबित कदाचार और असमर्थता है, और 5 में दिया हुआ है कि अन्वेषण के लिए साबित कदाचार को साबित करने की जांच करनी पड़ेगी ना, असमर्थता या साबित कदाचार के अन्वेषण के लिए और साबित करने की प्रक्रिया को रेगुलेट करने के लिए संसद विधि बना सकती है। तो संसद ने विधि बनाया है और इस विधि का नाम है जांच अधिनियम 1968। ठीक है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। और इसी अधिनियम के तहत जो प्रोविजन किया गया है वो आपको पता होना चाहिए। वो प्रोविजन क्या क्या है? प्रोविजन है कि लोकसभा में 100 सदस्य या 100 सांसद और राज्यसभा में 50 सांसद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके पीठासीन अधिकारी को देंगे। ठीक है, अगर लोकसभा में हो रहा है तो 100 सांसद और अगर राज्यसभा में तो 50 सांसद। ठीक है, क्या करेंगे, पीठासीन अधिकारी को सौंपेंगे कि भाई हटाना है, इसका हमारी सहमति है, हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। जब ऐसा होगा तो पीठासीन अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है, पीठासीन अधिकारी उसे अस्वीकार कर सकता है। अगर उसने अस्वीकार कर दिया ऐसा प्रस्ताव तो ये यहीं खत्म हो जाएगा। अगर उसने स्वीकार किया, ठीक है, तो फिर एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी। अब ये पूरा पढ़ लीजिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, तो साबित कदाचार या असमर्थता, इसकी जांच करने के लिए संसद ने विधि बनाया है और इस विधि का नाम क्या है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। और इसमें जो प्रोविजन है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि लोकसभा में 100 सांसद या फिर अगर राज्यसभा में शुरू होता है तो 50 सांसद प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके पीठासीन अधिकारी को सौंपेंगे। और पीठासीन अधिकारी को सौंपने के बाद पीठासीन अधिकारी अस्वीकार कर सकता है, इसके बाद भी इतने हस्ताक्षर के बाद भी अस्वीकार कर दिया तो खत्म हो जाएगा। स्वीकार किया तो 3 मेंबर की एक कमेटी बनेगी। अब इस 3 मेंबर की कमेटी में कौन लोग होंगे? 3 मेंबर की कमेटी में 3 सदस्यीय समिति में एक तो होगा सीजेआई या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश, ठीक है। दूसरा होगा किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा होगा पारंगत विधिवेत्ता, मतलब कानून का जानकार। ये समिति जांच करेगी कि जज ने कदाचार किया है या फिर वो
असमर्थता का आरोप सही है या फिर नहीं है। अगर ये समिति जांच में पाती है कि वो सदस्य कदाचार का आरोपी नहीं है तो बात खत्म हो गई। अगर ये समिति पाती है कि कदाचार का आरोपी है, इसके बाद हटाने के प्रस्ताव पर वोटिंग होगी संसद में। कौन सी वोटिंग होगी? आर्टिकल 368 वाली वोटिंग। ठीक है, देखिए अब फिर से इसको पढ़िए तो समझ में आएगा। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आर्टिकल 368 में जो बहुमत है वही वाला बहुमत है ये। ठीक है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। इसका मतलब कि जब ये रिपोर्ट आ जाएगी कि भाई कदाचार किया गया है, उसके बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रत्येक सदन, लिखा हुआ है प्रत्येक सदन द्वारा, यानी ठीक वैसे ही जैसे आर्टिकल 368 में प्रावधान है अलग अलग सदन द्वारा, तो लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग वोटिंग क्या होगा? ठीक वैसे ही जैसे आर्टिकल 368 की वोटिंग है, सारे सदस्य संख्या का बहुमत, ठीक है, सभी सदस्यों की संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मत देने वाले कम से कम प्रेजेंट एंड वोटिंग के कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत। ये लोकसभा में भी होगा और राज्यसभा में भी होगा। दोनों जगहों पर अगर पास कर दिया गया सेम सत्र में, उसी सत्र में, सत्र चेंज नहीं होना चाहिए, तो एक ही सत्र में ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से प्रस्ताव पारित होना चाहिए एक ही सत्र में। ठीक है, जब ऐसा होगा उसके बाद फाइनली राष्ट्रपति उसके हटाने का आदेश देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति आदेश कब देंगे? जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि कौन आदेश देगा हटाने का? संसद द्वारा ये सारी प्रक्रिया पूरी की गई। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया और आपको याद है कि संसद में पारित किया जाता है 2/3 विशेष बहुमत से पारित कराया जाता है, तब जाकर हटाने की बात होती है। 100 लोकसभा के मेंबर्स और 50 राज्यसभा के मेंबर्स साइन करते हैं अलग अलग हाउस में, अलग अलग हाउस से पास कराया जाता है। ये भी लिख लीजिए कि 3 बात, एक तो ये वाला बहुमत एक ही सत्र में और अलग अलग सदन में पास कराना है, प्रत्येक सदन में। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति आदेश जारी करता है। अब बताइए सही है या गलत है? सही है। तो ये ध्यान रखिए कि ये बात सही है। और साथ में अगर दिया हुआ हो कि राष्ट्रपति आदेश जारी करता है प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करने के बाद, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये बात हो गई, पूरी हटाने की प्रक्रिया हो गई। अब एक और विवाद है कि भाई सीजेआई कौन बनता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे बनाया जाता है, किसे बनाया जाता है? तो 1973 तक परंपरा ये है, 1973 तक जो भी सीनियर मोस्ट, और आज भी सीनियर मोस्ट जो भी जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, उसी को सीजेआई बनाया जाता है। 1973 तक तो सीनियर मोस्ट वाली परंपरा को निभाया गया, लेकिन 1973 में आपको पता है एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया था। 1973 में कौन सा जजमेंट आया था? केशवानंद भारती मामला आया था। और केशवानंद भारती मामले का जो जजमेंट डेट है वो है 24 अप्रैल 1973। ये लास्ट वर्किंग डे था। सीकरी साहब थे उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
SN सीकरी। और सीकरी साहब 24 अप्रैल को ही रिटायर होने वाले थे और केशवानंद भारती जजमेंट दिया गया, जो कि एक ऐतिहासिक जजमेंट है। ठीक है, इस में 13 जजेस की बेंच थी, 13 जजों की बेंच थी। सीकरी साहब के अलावा इसमें 3 सीनियर मोस्ट जज बैठे हुए थे। मतलब सीकरी साहब के बाद जो 3 सीनियर मोस्ट, एक के बाद एक जज थे, वो भी इस बेंच में थे और उन्होंने संविधान के मूल ढांचे वाले सिद्धांत का समर्थन दिया था। सरकार नाराज हो गई और 1973 में पहली बार इस परंपरा को तोड़ा गया। इंदिरा गांधी की सरकार ने A.N. रे साहब को 3 न्यायाधीशों, सीनियर मोस्ट न्यायाधीशों से को इग्नोर करके, सीनियर मोस्ट जजेस को इग्नोर करके क्या किया, CJI बना दिया। तो एक बार ये परंपरा टूट गई, तीनों जज जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फिर 1977 में सेम कहानी हुई। ठीक है, 1977 में बारी था, सीनियर मोस्ट जज थे HR खन्ना। ठीक है, HR खन्ना साहब ने हेबियस कॉर्पस मामले में जो निर्णय दिया था उससे सरकार नाराज थी। तो फिर क्या किया गया, 1977 में भी हमीदुल्ला बेग साहब को CJI बनाया गया, जबकि वो सीनियर मोस्ट जज नहीं थे। HR खन्ना साहब को के ऊपर बना दिया गया। ठीक है, तो जब बना दिया गया 1977 में, तो HR खन्ना साहब ने इस्तीफा दे दिया। तो 2 बार आज तक इस परंपरा को तोड़ा गया है। और आज की स्थिति क्या है, आज की स्थिति में जो वे सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं को बनाया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बात स्पष्ट है? चलिए, तो ये 124(5) तक हम लोग आ गए हैं। अब जल्दी से देख लीजिए, इसमें आगे 7 तक है, कुछ खास बात है नहीं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इसके लिए नियुक्त व्यक्ति के सामने तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए जो शपथ का प्रारूप दिया गया है उसके अनुसार से शपथ लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। तो या तो राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा इस काम के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने वो शपथ लेगा। और इसका ड्राफ्ट आपको पता है कहां पर है, 3rd शेड्यूल में शपथ के सारे ड्राफ्ट हैं। फिर कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या फिर काम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि कहीं कोई कल को ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कल को जाकर कहीं वकालत करने लगे। अगर उसे कल कहीं वकालत करना है तो आज उसके फैसलों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आगे अगर काम करने का लस्ट है कहीं पर तो वो संबंधों को बनाए रखने के चक्कर में पड़ेगा ना। तो इसलिए कल को काम करने से रोक दिया गया है। आप एक बार जब न्यायाधीश बन गए हैं उच्चतम न्यायालय के, तो आपके कार्यकाल में स्वतंत्र रखा जाए आपको, इसलिए ये प्रोविजन किया गया है कि आगे का कहीं कोई लस्ट आपको ना हो और आपके फैसलों पर उसका कोई भार ना आ जाए। इसलिए मना किया गया है संविधान में ही कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी, किसी अथॉरिटी के सामने कोई काम, अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस, टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे।
यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026 आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।